बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 14.5 टॉपिक पढ़ने लगे हैं, चैप्टर 14 का, जिसका नाम है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पिछले टॉपिक्स में हमने देखा कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है, ठीक है। और अगर हम करंट को डीपली देखें तो वो क्या है, वो चार्जेस का फ्लो है, चार्जेस हैं करंट, ठीक है। चार्जेस की मोशन की वजह से करंट होता है ना, तो हम ये कह सकते हैं दरअसल होता क्या है एक्चुअली, जब भी किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को, यानी कि ऐसा कंडक्टर जिसमें चार्जेस मूव कर रहे हों, हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उन चार्जेस के ऊपर, उन मूविंग चार्जेस के ऊपर फोर्स लगती है, जिसकी वजह से एज अ होल हमें कंडक्टर के ऊपर फोर्स महसूस होती है। तो इस टॉपिक में अब हम वही देखने लगे हैं कि चार्जेस के ऊपर क्या फोर्स होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये फिगर देखते हैं। 14.8 फिगर आपको नजर आ रही है। 14.8 फिगर में आप देख रहे हैं कंडक्टर का एक पीस लिया हुआ है हमने, कंडक्टिंग वायर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिखाया हुआ है और एल जो है उसकी लेंथ है। ये चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं। इन चार्जेस के ऊपर कुछ एरोज बने हुए हैं, बी लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है। ये एरोज क्या है, इनको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सपोज कि ये जो कंडक्टर है, इसकी यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है। हर चार्ज जो है वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। ये आपको v दिखाया हुआ है, ठीक है। तो एक एरो, इन तीनों में से एक एरो जो है, एक वेक्टर जो है वो वेलोसिटी का वेक्टर है, राइट। अब आपको नजर आ रहा होगा कि कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है वेलोसिटी के वेक्टर की, ठीक है ना, रैंडम हो सकती है अभी। फिर उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि इस पूरी असेंबली को हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। ये आपको एरोज अपवर्ड नजर आ रहे हैं। ये एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हमने अपने कंडक्टर को रखा हुआ है और इस कंडक्टर में से करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। एक बात और मैं यहाँ बताती चलूं, करंट की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी हमें। अब करंट क्या है, चार्जेस का फ्लो है। जिस डायरेक्शन में चार्जेस मूव कर रहे हैं वही करंट की भी डायरेक्शन होगी, और चार्जेस का मूव करने का मतलब है वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन करंट की होगी। फिर पीछे हमने ये भी पढ़ा था कि लेंथ की क्या डायरेक्शन हम लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। लेंथ की डायरेक्शन को हमने फिक्स किया था ना कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वही डायरेक्शन ऑफ लेंथ होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन, ये तीनों इस केस में सेम होंगी। पॉइंट क्लियर हो गया मेरा। करंट क्योंकि मोशन ऑफ चार्जेस है, तो करंट की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में चार्जेस मूव कर रहे हैं, यानी कि जो चार्जेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और फिर हमने लेंथ की डायरेक्शन कहा था कि लेंथ की डायरेक्शन वो होगी जो करंट की डायरेक्शन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लेंथ की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है, करंट की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो ये तीनों डायरेक्शंस जो है ये सेम होंगी। ये पॉइंट आपको बताने का एक बहुत अहम मकसद है, ये हम आगे यूज करेंगे इस पॉइंट को, तो ये आपको वहां जाके क्लियर हो जाएगा कि ये बात हमने क्यों डिस्कस की है, ठीक है। स्मॉल एन नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं इसके यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम बताएं तो क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, ए मल्टीप्लाइड बाय एल, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि स्मॉल एन यूनिट वॉल्यूम में चार्जेस हैं, तो टोटल वॉल्यूम में कितने चार्जेस होंगे। अब फिर वही बात कि अगर एक वॉल्यूम में 10 चार्जेस हैं एक यूनिट वॉल्यूम में, तो 2 यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 20। 3 यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस होंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 30, राइट। तो इसी तरह से अगर टोटल वॉल्यूम ए एल है तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्या होंगे, एन मल्टीप्लाइड बाय ए एल, ठीक है। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगी, ठीक है। ये वॉल्यूम आपको बताया हुआ है और लिखा हुआ है यूनिट वॉल्यूम में एन चार्जेस हैं, तो टोटल वॉल्यूम में जो चार्जेस होंगे वो एन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम यानी कि ए एल होंगे, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि हर पार्टिकल पे
जो चार्ज की अमाउंट है वो क्यू है, स्मॉल क्यू है, ठीक है। और हम ये भी अज्यूम कर देते हैं, कर लेते हैं कि ये चार्जेस जो हैं ये एक एंड से दूसरे एंड तक कंप्लीट मूव करते हैं, कंप्लीट मोशन करते हैं, कंडक्टर कंप्लीट कंडक्टर के थ्रू मूव करते हैं, यानी कि एल डिस्टेंस कवर करते हैं इन टाइम डेल्टा टी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको ये फिगर दिखाऊं, फॉर एग्जांपल चार्जेस जो हैं इस एंड से इस एंड तक जाने में जो लेंथ कवर करते हैं वो डेल्टा एल होगी ना, कंडक्टर की लेंथ होगी ना, और ये लेंथ जो है वो डेल्टा टी टाइम में कवर करते हैं विद वेलोसिटी v। अगर मैं डेल्टा टी यानी कि टाइम फाइंड करना चाहूँ इनके मोशन का, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी होता है, तो डिस्टेंस क्योंकि l है ये हो जाएगा l डिवाइडेड बाय v, ठीक है। l डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू डेल्टा टी एंड इट इज द टाइम टू रीच द राइट हैंड फेस, राइट साइड तक जाने में इनको ये टाइम जो है ये लगेगा, ठीक हो गया। ये हमने इसकी सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ ली, अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसकी कैलकुलेशन सारी डेरिवेशंस हैं इसमें, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने कहा कि जो जितने भी चार्जेस हैं वो डेल्टा टी टाइम में लेफ्ट साइड से राइट साइड तक मूव करते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने थे, n इंटू ए एल, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ चार्जेस थे, तो टोटल चार्ज क्या होगा, एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या चार्ज की अमाउंट थी, स्मॉल क्यू, तो एन ए एल चार्ज पार्टिकल। फिर वही बाद में दोबारा एग्जांपल दूंगी, एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज स्मॉल क्यू है, 10 पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होगा, 10 स्मॉल क्यू, ठीक है। तो अगर पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास एन ए एल है, तो टोटल चार्ज जिसको हमने डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है वो क्या हो जाएगा, एन ए एल क्यू। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है। दो चीजें मैंने यूज की हैं, नंबर ऑफ चार्जेस यानी कि चार्जेस की तादाद, और चार्ज यानी कि जो टोटल अमाउंट होगी चार्ज की, ठीक हो गया। तो ये हो गई एन ए एल स्मॉल क्यू। अब अगर हम कहें कि करंट करंट की बात करते हैं, करंट क्या होगा, आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा क्यू की वैल्यू लगाई, ये आ गई, और एल एल से कैंसिल हो जाएगा, वी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ए क्यू वी। एन इज द नंबर ऑफ चार्जेस इन यूनिट वॉल्यूम, A is the cross-sectional area of the conductor, Q is the charge on a single particle, and V is the velocity of particle, right? This is equal to the current flowing through the conductor. अच्छा, एक और चीज, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग कि पहले हमने डेल्टा क्यू निकाला फिर आई निकाला, ऐसे क्यों किया। अगर आपको याद हो कंडक्टर के ऊपर क्या फोर्स लगती थी, आई एल क्रॉस बी। तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस कंडक्टर वाली फोर्स के अंदर किसी तरह से चार्ज लेकर आना चाह रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लग रही होती है जो ओवरऑल हमें कंडक्टर के ऊपर लगती हुई नजर आती है, ठीक है। तो हम एक्चुअली ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि चार्जेस के ऊपर क्या फोर्स लगेगी। तो हम शुरू तो यहीं से करेंगे, क्योंकि बेशक हम इंडिविजुअल चार्ज को कंसिडर करेंगे, चले इंडिविजुअल चार्ज भी नहीं, टोटल चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन फोर्स तो ओवरऑल कंडक्टर के ऊपर ही लग रही है ना, तो हम यही वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन यूज करने के लिए इसमें आई की रिक्वायरमेंट थी, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब एल और बी जो है उसको हमने देखना है, राइट। अब उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। अच्छा जी, आई की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी जो इक्वेशन 14.6 में निकाली थी, ठीक है, ये यहाँ पे रख दी। अब अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जो डायरेक्शन करंट की है वो डायरेक्शन वो वाली है जो वेलोसिटी की होगी, और लेंथ की क्या डायरेक्शन है जो करंट की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्केलर v नजर आ रहा है और वेक्टर l नजर आ रहा है, ठीक है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये देखें v कैपिटल L, ये वेक्टर है, जो बोल्ड लिखा हुआ है वो वेक्टर है, आपको पता है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बोल्ड होती है। अच्छा, अब इस L को वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। तो देखें ये अब बोल्ड नहीं है L, ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड आ गया, और ये जो थोड़ा सा इटालियन लिखा हुआ है इसके ऊपर इन्होंने कैप डाला नहीं है, इसके ऊपर कैप आएगा, ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग हो सकती है, तो इसके ऊपर आपने कैप डालना है। ये जो है ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हम इस यूनिट वेक्टर को
वी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमने बात की जो लेंथ की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यानी कि तीनों डायरेक्शंस सेम है। तो चूंकि यूनिट वेक्टर एल की डायरेक्शन को शो कर रहा है तो हम इसको वी के यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, इस वजह से हमने इस एल यूनिट वेक्टर को वी यूनिट वेक्टर से रिप्लेस कर दिया, जो आपको यहाँ लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। ये इन्होंने जरा अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज कर दिया और कोई बात नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। आप एक स्टेप में इसकी जगह वी लिखें, फिर उस वी को उठा के बीच में ले आए, तब भी ठीक होगा, डायरेक्ट कर लें तब भी ठीक होगा। ओके, आगे चलते हैं। अब इस मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, v का वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन विल गिव यू द वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, v वेक्टर। तो अगर आप नोट करें, हमने v स्केलर l वेक्टर से v वेक्टर l स्केलर बना लिया, ठीक है। तो अब जो है हम इसको इस 14.7 इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे वी एल की अमाउंट को। जब हम रिप्लेस करेंगे तो अब एल चूंकि स्केलर हो गया है, एज अ कांस्टेंट बिहेव होगा, तो इनको स्विच कर देंगे, वी जो है वो बी के साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। ये हमने क्यों किया, फिर दोबारा से सुन लें कि हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हम चार्जेस को कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें लेंथ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। हम एज अ होल कंडक्टर को कंसिडर नहीं कर रहे, हम उस कंडक्टर के अंदर मौजूद चार्जेस को कंसिडर कर रहे हैं। तो चार्ज की तो लेंथ नहीं होगी ना, इसलिए हमने उस लेंथ के वेक्टर को उस क्वांटिटी से रिमूव किया, रिप्लेस किया, जो क्वांटिटी चार्जेस के साथ रिलेटेड है, और वो वेलोसिटी थी, ठीक है। ये काम हमने इसलिए किया। ओके, तो अब ये क्या बन गया है, एन ए एल क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये वो फोर्स है जो कंडक्टर के अंदर मौजूद सारे चार्जेस के ऊपर लग रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर सिंगल चार्ज हो तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगती है, और ये फोर्स कौन सी है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये मैग्नेटिक फोर्स है क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है, ठीक है। तो अब हम सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से फाइंड होगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 चार्जेस के ऊपर लगने वाली फोर्स है, ठीक है। मैं एक चार्ज की फोर्स निकालना चाह रही हूँ तो मैं उस फोर्स को 10 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से डिवाइड कर दूंगी। तो अगर इस टोटल फोर्स को मैं टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सिंगल चार्ज की फोर्स आ जाएगी, और टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्या थे, एन ए एल, ठीक है। तो मैंने इस एफ एल को, जो कि टोटल लेंथ के अंदर मौजूद चार्जेस की फोर्स थी, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से डिवाइड कर दिया, और जब डिवाइड किया तो मेरे पास क्या रह गया, एन ए एल तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास रह जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। So this is the force which acts on a single charge placed in an external magnetic field. तो ये वो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, जो चार्ज के ऊपर एक्ट करेगी जब वो किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्रेजेंट होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होगा। F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। अब अगर हम अज्यूम करें कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर फोर्स क्या होगी, क्यू की जगह आप चार्ज लगा दें इलेक्ट्रॉन का, माइनस सी होता है तो माइनस सी लगा दिया। अगर प्रोटॉन की मैं कहूंगी, प्रोटॉन की क्या होगी, तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव ही होता है, आप इसकी जगह पॉजिटिव ही लगा देंगे। तो चार्ज के साइन के डिफरेंस की वजह से फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्शन जो है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो आप इजीली राइट हैंड रूल से निकाल देंगे, v क्रॉस b के। राइट हैंड रूल में क्या होगा कि हम फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करते हैं अपने फिंगर्स को कर्ल करते हुए, और थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करता है, तो हम v को b की तरफ रोटेट करेंगे एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये जो है ये आपका राइट हैंड रूल है। तो अगर आप फिगर देखें 14.9 ये वाली, तो इसमें अगर आप नोट करें, ये आपको चार्जेस दिखाए गए हैं, तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यानी कि नेगेटिव चार्ज की, तो उसकी जो डिफ्लेक्शन की या फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, और प्रोटॉन की जो होगी वो अपवर्ड होगी, ठीक है।
तो इस तरह से डायरेक्शंस जो हैं वो अपोजिट हो जाती हैं जब चार्जेस अपोजिट होते हैं। ठीक है, एक और बात, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्यू वी क्रॉस बी है, तो इसको हम क्यू वी बी साइन थीटा लिख सकते हैं। थीटा जो है वो क्या है, वो वी और बी के बीच में एंगल है। तो जब एंगल मैक्सिमम है यानी कि 90 डिग्री है, तो आपके पास मैक्सिमम फोर्स लगेगी। और उस मैक्सिमम फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जब आप वी को बी की तरफ रोटेट करेंगे तो थंब बिल्कुल सीधा होगा, यानी कि फोर्स भी राइट एंगल होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी कि 90 डिग्री पे होगी। तो जब एंगल 90 डिग्री बन रहा हो तो वी, बी और एफ ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, जब एंगल जीरो हो तो फोर्स ऑब्वियसली जीरो होगी, साइन जीरो जीरो होता है ना, तो चार्जेस के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो ये थी मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन अ कंडक्टर। थैंक यू।